घिर घिर आए सावन ऋतु आई सजना, बेरी पतरा घिर घिर आए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे शो में। तो दोस्तों, अब आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप लोगों की मुलाकात कराना चाहूँगा हमारी आज की मेहमान से, जिनका नाम है डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कवियत्री हैं, गीतकार हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका प्रश्न था कि मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं, तो पहले तो मैं अपना एक छोटा सा परिचय आपको दे देती हूँ कि नाम तो आपने बता ही दिया है, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी मेरा नाम है। डॉक्टर इसलिए क्योंकि मैंने गणित विषय में पीएचडी किया है और प्रारंभ से ही शिक्षा दीक्षा चूँकि हिंदी माध्यम में रही, लेकिन उस भाषा से, हिंदी से प्रेम के चलते ये हिंदी कविताओं की तरफ मेरा रुझान रहा। बाकी आप ने मेरा परिचय जानना चाहा है तो मैंने अपने मोबाइल में एक पंक्ति लिखी हुई है कि मैं ज़िंदगी का गीत हूँ और गीत मेरी ज़िंदगी। मैं स्वयं इस ज़िंदगी को एक गीत की तरह मानती हूँ कि इस ज़िंदगी को गीत की तरह गाना है और अंतिम सांस तक उस गीत की अंतिम पंक्ति चलेगी। और मैं ये भी मानती हूँ कि मेरा हर गीत मेरी ज़िंदगी है, इसलिए मैंने अपने जहाँ भी मैं कहीं मुझे एक पंक्ति में परिभाषित करना होता है तो मैं ये बात जाहिर कर देती हूँ कि मैं ज़िंदगी का गीत हूँ और गीत मेरी ज़िंदगी। बहुत ही सुंदर बात बताई मैम आपने। मैम, हमारे दर्शक आपकी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहते हैं। ये भी उपलब्धि है कि ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है कि मैं इस लेखनी के माध्यम से आप सभी तक पहुँच सकूँ, अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी तक पहुँच सकूँ। लेकिन फिर भी कुछ उपलब्धियाँ, जिनमें से एक बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन में जुड़ी कि अभी हाल ही में मुझे उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल माननीय राम नाईक जी के द्वारा साहित्य गंधा सम्मान से, युवा सम्मान से सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मुझे अवसर मिला मेरा रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने का, और उसके साथ साथ एक बड़ी उपलब्धि ये भी रही कि वहाँ उन्होंने, चूँकि मैं एक महिला हूँ और वहाँ एक महिला वैज्ञानिक के तौर पर गई थी, तो उन्होंने उसको अपने वेबसाइट पर भी अपलोड किया। आइजैक न्यूटन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर उन्होंने मेरा साक्षात्कार लिया और उसको अपलोड किया। इसके साथ दूसरी उपलब्धि मेरे लिए ये रही कि मेरी रचनाओं को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सराहना पत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने मेरी रचनाओं की सराहना की। इसके साथ ही एक उपलब्धि ये भी रही कि स्वच्छता के लिए कार्य करने वाले डॉक्टर विंध्येश्वर पाठक जी ने एक बड़ा संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें देश के विभिन्न पदों पर आसीन हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और जितने भी बड़े पदों पर आसीन व्यक्तित्व हैं, उनके लेख के साथ साथ मेरे भी एक लेख को वहाँ पे स्थान मिला। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ साथ उसी लेख के लिए मुझे वहाँ सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा मुझे परम श्रद्धेय मुरारी बापू की राम कथा में अपने काव्य पाठ करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बड़ी बात है। तमाम टीवी चैनल्स के माध्यम से आप सभी तक जुड़ने का मुझे अवसर मिला। ये मेरे लिए बड़ी बात है, ये मेरे लिए उपलब्धि है, जिसमें आज तक चैनल पर केवी सम्मेलन के माध्यम से, जी न्यूज़ पर कवि युद्ध के माध्यम से, जी न्यूज़ में सबसे ज़्यादा कवि युद्ध के मैंने एपिसोड किए हैं, और न्यूज़ 24 के माध्यम से, TV9 चैनल के माध्यम से, न्यूज़ नेशन के माध्यम से और बिग FM के माध्यम से आप सभी तक पहुंचने का अवसर मिला। इसके अलावा बहुत सारे FM के चैनल्स हैं जिनसे मेरा साक्षात्कार भी सुनाया गया, और ये कुछ उपलब्धियां हैं। मैंने पेरिस में वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज में अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया, जिसके लिए मुझे भारत सरकार की तरफ से अनुदान भी मिला था। उनकी स्पॉन्सरशिप के माध्यम से मैं गई थी। और ये ऐसे तमाम उपलब्धियां हैं जिनको मैं एक माला की तरह पिरो तो नहीं सकती, लेकिन उसके कुछ मोती आपके समक्ष रखे हैं। ये मेरी उपलब्धियों का एक छोटा सा परिचय आपके समक्ष रखा मैंने। बहुत खूब मैम। एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है मैम की उपलब्धियों की, डॉक्टर साहब की उपलब्धियों की, और निसंदेह हमारे दर्शकों को मैम की उपलब्धियां सुनने के बाद ज़रूर एक प्रेरणा मिलेगी, एक उत्साह मिलेगा अपने जीवन में भी कुछ करने के लिए। हमारे दर्शक
आपके बचपने के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा गुजरा, आप पढ़ाई में कैसे थे, बहुत शैतान थे या पढ़ाकू थे? थोड़ा हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं। ज़रूर। जैसा कि सभी का बचपन होता है, कुछ शैतान होते हैं, कुछ पढ़ना भी चाहते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं। तो मैं भी बचपन में कुछ शैतानियाँ भी करती थी, जिसके लिए मुझे डांट भी पड़ती थी, और ख़ास तौर पे मुझे मम्मी की सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी। पापा तो हमेशा कोई गलती भी हो जाती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी पापा को बोलती थी कि आप ही इसको बिगाड़ रहे हो और आपको डांटना चाहिए था, ये आज स्कूल नहीं जाना चाह रही थी लेकिन फिर भी इसको भेजा गया। तो पापा मेरा हमेशा पक्ष लेते थे। तो मैं एक बहुत अच्छी कथक डांसर थी और मेरी मम्मी को बड़ा मन था कि मैं कथक के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, और उसके लिए उन्होंने मुझे तब सिखाया जब उन्होंने देखा कि मैं शायद 4 वर्ष की थी या 4.5-5 वर्ष की थी। तो माथुर वैश्य सभा भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तो उसमें मेरी मम्मी ने मेरा भी नाम उसमें प्रस्तावित कर दिया था और लिखवा दिया था मेरा नाम। तो उस कंपटीशन में जब मैं गई, बिना सीखे हुए, थोड़ा बहुत मम्मी ने सिखा दिया था, लेकिन जब मैंने अपना प्रस्तुति दी तो वहाँ मतलब जितने लोग, जो लोग नृत्य के बड़े जानकार लोग थे, गुरु वहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने जब अप्रिशिएट किया कि ये तो बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा, तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला। मम्मी को लगा कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उन्होंने मुझे सिखवाया। मैंने मुझे लगता है कि शायद कक्षा 6 या 7 तक मैं सरस्वती शिशु मंदिर की विद्यार्थी रही। उसके बाद फिर मैं डिग्री कॉलेज में जब गई तो फिर वो सारी चीज़ें मेरे साथ रहीं। लेकिन मेरे पापा मुझे सिंगिंग के क्षेत्र में भेजना चाहते थे और उनको लगता था कि ये गाती बहुत अच्छा है, तो इसको कहीं, उन्होंने मुझे गायन सिखवाया। इसके साथ मुझे एक घटना याद आती है कि मैं शायद 6 वर्ष की थी तब मेरे पापा चूँकि बैंक कर्मी थे, तो एटा में उनका पहली बार जो पोस्टिंग हुई थी वो एटा में थी। वहाँ पर एक कार्यक्रम में हारमोनियम रखा हुआ था और मैं बजाने लगी और मैंने उस पर गाया। एटा जेसीज क्लब का कार्यक्रम था शायद, उसमें मुझे वो प्रथम पुरस्कार उन्होंने इसलिए दिया कि इतनी छोटी बच्ची जो हारमोनियम के बराबर की है और हारमोनियम भी बजा रही है और गा भी रही है। मेरे पापा ने उस कारण से मुझे फिर शास्त्रीय गायन सिखवाया। तो कुछ टाइम के लिए मैंने शास्त्रीय नृत्य भी सीखा और कुछ टाइम के लिए शास्त्रीय गायन भी सीखा, जो कहीं मेरे गायन में नज़र भी आता है कि मैंने कुछ थोड़े दिन तक सीखा है। कक्षा 9 में जब मैं थी तो पहली कविता का पाठ मैंने अपने विद्यालय में किया था और वहाँ पर प्रकाश दीक्षित जी एक बहुत वयोवृद्ध कवि, वहाँ से देश के जाने माने साहित्यकार थे। उन्होंने जब मुझे पुरस्कृत किया तो उन्होंने साथ में मुझसे ये भी कहा कि आपकी प्रस्तुति भी अच्छी है और आपने बच्चे होने के साथ साथ बहुत अच्छा लिखा है इतनी छोटी आयु में, तो आप इस क्षेत्र में ज़रूर प्रयास कीजिएगा क्योंकि आपकी प्रस्तुति मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनिएगा और एक पुस्तक मैं आपको भेंट में देता हूँ। परम श्रद्धेय शिशुपाल शिशु जी की एक पुस्तक उन्होंने मुझे भेंट की थी उस वक्त, और उसको उन्होंने कहा कि इसको पढ़िए और आप श्रद्धेय अटल जी को सुनिएगा ज़रूर। मैंने सौभाग्य से अगले दिन हमारे यहाँ टैक्सला टीवी हुआ करता था जिसमें वो चैनल लगा होता था, वो उस टीवी पर उनका एक वक्तव्य आ रहा था, उसमें उन्होंने एक कविता का पाठ किया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक दिन पूर्व मुझे उन्होंने जिस बात के लिए कहा, अगले दिन मुझे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनने का अवसर मिला। वो पहली चीज़ थी जिसने मेरे दिमाग में ये बात जाहिर की कि मुझे लेखनी के क्षेत्र में, मुझे कविता के क्षेत्र में जाना है। वो दिन है और आज तक तो मैं ये मानती हूँ कि परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद भी है और उनको सुनकर मैंने लिखने का आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये मेरा बचपन है। डॉक्टर साहब, आप एक अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त कवियत्री हैं, गीतकार हैं। यकीनन आपका ये सफ़र आसान तो नहीं रहा होगा, कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर आपने अपने जीवन में फेस की होंगी। कैसे आप उन कठिनाइयों से आगे निकली, पार पाया उन कठिनाइयों से? 2 पंक्तियाँ गुनगुनाते हुए अगर इस सवाल का जवाब दें तो हमारे शो में 4 चांद लग जाएंगे। हंसने का राग छेड़िए, रोने का छोड़िए, हंसने का राग छेड़िए, रोने का छोड़िए,
हंसने का राग छेड़िए, रोने का छोड़िए। ये जो कविता का सफ़र है, ये निश्चित रूप से कोई भी सफ़र अगर आप शुरुआत करते हैं तो वो बहुत आसान तो नहीं रहता। कठिनाइयाँ निश्चित रूप से जीवन में आती हैं और मेरा भी सफ़र बहुत आसान नहीं रहा। कठिनाइयाँ रही जीवन में, लेकिन किस किस प्रकार की रहीं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरा विवाह हुआ था, उस वक्त मैं बीएससी कर रही थी। उसके बाद मैंने बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमएचडी ये पूरी पढ़ाई मैंने विवाह के उपरांत की। विवाह के बाद, शादी हो जाने के बाद आपका अपना एक परिवार है, उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ना ये बहुत आसान काम नहीं है। ये तभी संभव है जब पूरा परिवार आपका साथ दे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे जाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो लोगों को बहुत नापसंद होती हैं, और मैं जिस वक्त की बात कर रही हूँ उस वक्त उतना भी आगे नहीं पहुँचा था समय कि लोग इन सब चीज़ों को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लें। वो सारी चीज़ें निश्चित रूप से मेरे लिए कठिनाइयाँ रहीं, लेकिन जब आपके प्रारब्ध में कोई चीज़ होती है, जब आपको किसी जगह पर पहुंचना होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका साथ देते हैं। मेरी सासू माँ ने मुझे माँ जैसा प्यार दिया, और शायद मेरी मम्मी मुझे जिस जगह पर देखना चाहती थी उससे कहीं आगे पहुंचाने के लिए मेरी सासू माँ ने प्रयास किया। उन कठिनाइयों को मेरे जीवन से दूर करने के लिए मेरी सासू माँ ने मेरा साथ दिया, और समर्पित भाव से अगर किसी व्यक्ति ने मेरा साथ दिया तो मेरे पतिदेव ने चूँकि वो चेन्नई में उस वक्त जॉब करते थे और वो स्वयं फिज़िक्स पढ़ाते रहे हैं, फिज़िक्स के शिक्षक रहे हैं, तो ये उनके लिए दुविधा थी कि मैं चूँकि आगरा में पढ़ रही थी और वो चेन्नई में थे। उन्होंने उस दुविधा का अंत करते हुए स्वयं आगरा आ गए और अपना जो जीवन पथ था उसको मोड़ते हुए मेरे जीवन पथ के लिए उन्होंने अपना मतलब पूरा जीवन उन्होंने इस बात के लिए समर्पित हो गए कि मुझे कविता के क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी सबसे कि आप जीवन में सपने देखिए, बहुत अच्छी बात है, अपना एक सपना बनाइए, बहुत अच्छी बात है, और उस तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबसे संदेश के रूप में कहना चाहूँगी कि आप केवल एक सपने के लिए आगे मत बढ़िए। आप केवल ये सोचिए कि आगे बढ़ना है, क्या होना है ये ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे रखा है, वो अपने आप होगा। लेकिन आप सपने के लिए आगे बढ़ें ये कतई नहीं होना चाहिए। आपको केवल दिमाग में ये रखना है कि हमें आगे बढ़ना है। हम समाज को क्या दे सकते हैं, हम राष्ट्र को क्या दे सकते हैं, हमारा सपना पूरा होगा, ये अपने आप होगा। लेकिन आपको बढ़ने के लिए बढ़ना है, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। और जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी न सोचते हुए बढ़ते रहें, और जब आप बढ़ते रहते हैं निश्चित रूप से एक स्वप्न आपका अपना सपना बन जाता है, और आपने जो सोचा नहीं होता शायद उससे भी कहीं अधिक आपको मिल जाता है। मैं इस चीज़ को मानते हुए आगे बढ़ रही हूँ। क्या मेरा सपना है मैं नहीं जानती, लेकिन आगे बढ़ रही हूँ। कुछ ईश्वर ने सोचा होगा वो मिलेगा मुझे। आपकी बातों से पता चला कि काफ़ी संघर्ष भरा रहा आपकी सफलता का सफ़र। आपकी बातों से हमारे दर्शकों तक भी एक संदेश पहुंचता है कि परिवार का साथ होना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कवित्री हैं, गीतकार हैं, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, एक कुशल गृहिणी भी हैं, जैसा आपने बताया आप माँ भी हैं 2 बच्चों की। तो इन सारी जिम्मेदारियों के साथ आपको अपने ये लेखन के लिए समय कैसे मिल जाता है, और आप कब रिहर्सल करती हैं, कब प्रैक्टिस करती हैं, कैसे मिल पाता है इतना समय? आपका प्रश्न वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे मिलता है समय। असिस्टेंट प्रोफेसर तो अब मैं उतना समय नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं उसको आगे बढ़ा पाऊँगी। लेकिन चूँकि कार्यक्रमों के सिलसिले में बाहर जाना रहता है, लगातार यात्राओं में रहती हूँ, और उसके अलावा मेरा परिवार भी है, तो 2 चीज़ें हैं। मुझे लेखन का समय, जब मेरे पास खाली समय होता है, मैं अगर खाना भी बना रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ पंक्तियाँ चल रही होती हैं, और मुझे लगता है कि जैसे ही मेरा काम पूरा हो, मुझे समय मिले,
तो मैं उसको डायरी में नोट करूं या पेन पेपर लेके बैठ जाऊं। दूसरी चीज़, जब मैं यात्रा में होती हूँ तो केवल यात्रा कर रही हूँ, मुझे लगता है कि उस यात्रा के समय का अगर मैं उपयोग करूँ तो कैसे कर सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है, जो विषय मुझे लेकर आगे वाले कार्यक्रम के लिए जाना होता है, उस विषय पर यात्रा के दौरान ही मैं लिख लेती हूँ। मुझे जहाँ जिस कार्यक्रम में जाना है वहाँ क्या बोलना है, उसको मैं अपनी यात्रा में बैठे अगर मुझे आगरा से रांची तक की यात्रा करनी है तो इतनी लंबी यात्रा में, पूरी यात्रा में मेरे पास समय है, मैं उस समय का उपयोग करते हुए और मैं रचनाएं लिख लेती हूँ। इसके साथ साथ चूँकि घर पर भी होती हूँ तो मुझे मेरे पतिदेव का, मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे पूरा सहयोग मिलता है। तो कई बार मैं उनको बोल देती हूँ कि ये चीज़ आप किसी तरह मैनेज कर लेना, मैं 2 मिनट में आई अभी अपनी रचनाएं लिख के, तो वो मेरा साथ देते हैं। और बहुत खूब मैम, समय का सदुपयोग करने का संदेश आपके माध्यम से हम लोगों को मिला कि जहाँ पर भी थोड़ा सा भी हमें समय अगर मिल जाए तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। मैम, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं एक फिल्म का गीत है जिसको अक्सर गुनगुनाया करती हूँ, वो गीत ही अपने आप बता देगा कि मैं अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हूँ। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रह गए किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रह गए किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। शायद मेरे इस गीत ने आपको बता दिया होगा कि मैं श्रेय किसको देना चाहती हूँ। निश्चित रूप से मेरे जीवन में अगर मैं कुछ हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका है जो मेरे जीवन साथी हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेरी सासू माँ का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको पूर्व में बता भी चुकी हूँ कि एक गांव की बहू बनने से के साथ साथ उन्होंने मुझे ये ज़रूरी समझा कि आप केवल गांव की बहू बनकर ना रहो, आप इस देश के समक्ष, आप सारी दुनिया के समक्ष अगर अपनी कविताओं को लेकर जा सकते हो तो आप ज़रूर जाओ। मम्मी देखिए, आपकी वो प्रार्थना ईश्वर ने ऐसी सुनी कि आज तमाम चैनल्स पर अवसर मिला। ये वाकई में उनके आशीर्वाद का ही प्रतिफल है जो मुझे ये सारे अवसर मिले। तो श्रेय मैं पूरे परिवार को देना चाहूँगी और उनके साथ साथ मेरे ससुर जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और पढ़ाई के क्षेत्र में उन्हीं ने मुझे आगे बढ़ाया और मेरे फॉर्म वही बढ़ाते थे। इवन IIT के लिए भी उन्होंने मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं समय पे पहुंच नहीं पाई, नहीं तो तैयारी उन्होंने करवाई, फॉर्म भरवाया। तो एक पूरे परिवार का योगदान होता है, तब आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और कहीं पहुंचते हैं। पूरे परिवार को योगदान देती हूँ और सभी का श्रेय है। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप अपनी पूरी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देना चाहती हैं। परिवार का साथ और सहयोग अगर हमेशा हमारे साथ रहता है तो निसंदेह हमें सफलता प्राप्त करने से कोई भी कठिनाई, कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। सफलता का मूल मंत्र आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि सफलता प्राप्त करने के कुछ विशेष टिप्स। 2 बातें आपको जीवन में याद रखनी है। अगर आप सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं तो उसको अपने दिमाग पर आपको हावी नहीं होने देना है कि आप बहुत सफलतम हैं, और आपको ये भी नहीं दिमाग में सोचना है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया है। आपको दोनों चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। आपको न तो अहंकार अपने मन में लाना है, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने आप को नकारात्मकता के उसमें ढाल लें। आपको दोनों में सकारात्मकता लेते हुए आगे बढ़ना है, ये मानते हुए कि आपको सिर्फ पढ़ना है और अपने स्वप्न के लिए आगे बढ़ते रहिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और एक बड़ा मूल मंत्र वो ये है कि आपको कठिनाइयों को भी अपनी ढाल बना लेना है। आपको कठिनाइयों से भी जूझते हुए आगे बढ़ना है। हार मानते हुए रुकने का नाम जिंदगी नहीं है। कठिनाई भी आए तो ये मान लेना है कि ये भी हमें कुछ सिखा कर जाएगी, और आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। कठिनाइयाँ हमारे हौसलों को रोक नहीं सकती। मैं 2 पंक्तियाँ ज़रूर, मेरा एक बहुत मन के बहुत करीब है एक गीत
ज़रूर बताना चाहूँगी, शायद हो सकता है, क्योंकि उस गीत के माध्यम से मैंने ये बताना चाहा है कि सकारात्मकता भी इतनी कि निराशा भी आए तो आशा लेकर जाए, वो स्वयं भी अपने घर आशा लेकर जाए। तब पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। घोर निराशा मुझसे मिलने आई कल, घोर निराशा मुझसे मिलने आई कल, लेकिन आशा लेकर घर को लौट गई, मुझे हताशा मिलने आई द्वारे तक, मुझे हताशा मिलने आई द्वारे तक, जिससे आई उसी डगर को लौट गई, खुद को खुद ही संबल देना पड़ता है, जीवन प्रश्नों का हल देना पड़ता है, अपने हैं दो चार पराया शेष जगत, मन में साहस का एक ऊंचा सा पर्वत, दुख की तेज हवा आंधी बन छूने आई, दुख की तेज हवा आंधी बन छूने आई, छू ना पाई सुप्त सफर को लौट गई, मुझे हताशा मिलने आई द्वारे तक, जिससे आई उसी डगर को लौट गई। यानी अगर निराशा के भाव भी आपके अंतर्मन में कहीं हो, जन्म लेना भी चाहते हो, तो निराशा के भावों को भी आशा में बदलने का काम आपका स्वयं का है। और वो कैसे बदल सकते हैं? अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से और अपने कठिन परिश्रम से आप नकारात्मकता को भी सकारात्मक बना सकते हैं। ये सफलता का मूल मंत्र मुझे लगता है कि आप सबके लिए कहीं ना कहीं जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनेगा। क्या बात है मैम, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत धन्यवाद। अच्छा काव्य पाठ आपने किया, कविता सुनाई, और निसंदेह ये हम सभी को आशा से भर देगी। बहुत ही खूबसूरत। मैम, जब आपको इस मंच पर आमंत्रित किया गया तब आपके पास समय नहीं था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैम के पास समय नहीं था, उनके कुछ आयोजन और कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित थे जिनको मैम ने छोड़ते हुए यहाँ बच्चों के लिए समय निकाला है। इसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आप बताइए कि इस गोइंग कैन अचीवर्स प्लेटफॉर्म के मंच पर आकर आपको कैसा लग रहा है, और इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये मंच किस तरह से लाभदायक है? क्या इसके अंदर आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं? मैं ये मानती हूँ कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को। इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आप सारे देश को संदेश देने वाला कार्य कर रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप उन व्यक्तित्वों को सुनेंगे। अभी तो मेरे बाद बहुत उच्चतम शिखर पर पहुँचे हुए लोग आएंगे जिनको सुनकर लगेगा कि हमने एक अनुभव को जिया है। उनकी पूरी जीवन गाथा सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि उस अनुभव को जीकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। सकारात्मक संदेश देता हुआ ये प्लेटफॉर्म, मैं बहुत आभारी हूँ। और निश्चित रूप से मैं चूँकि ब्रज क्षेत्र से हूँ और ब्रज क्षेत्र की पंक्तियाँ आप तक न पहुँचाऊँ तो शायद मेरा आज का ये पूरा साक्षात्कार अधूरा रह जाएगा। योगीराज श्री कृष्ण का जन्म इस क्षेत्र में हुआ है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ और अपनी पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ और उस अमर प्रेम को भी प्रणाम करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के उस प्रेम को, कि उनका प्रेम क्या था। और इस ब्रज की पावन धरा को अपनी पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, उनके चरणों में रखती हूँ और इस साक्षात्कार की अंतिम पंक्तियाँ अंतिम प्रस्तुति के रूप में आप तक पहुँचाती हूँ। राधे राधे रट मिले कान्हा जी उरधाम, राधे राधे रट मिले कान्हा जी उरधाम, कान्हा कान्हा जप अधर जपे राधे का नाम, जपे राधे का नाम, चले आए गिरधारी पूरन हो सब काम,
बने हर बात हमारी, कहे बिरज हर्षाय, कहे बिरज हर्षाय, कान्ह राधा बिन आधे, कहे बिरज हर्षाय, कान्ह राधा बिन आधे, जन्म सफल है जाए रटो बस राधे राधे, जन्म सफल है जाए रटो बस राधे राधे, बस राधे राधे, बस राधे राधे। प्रणाम करती हूँ उस पावन प्रेम को। और ये मेरी अंतिम पंक्तियाँ थी, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो माँ भारती के चरणों में 4 पंक्तियाँ ज़रूर समर्पित करना चाहूँगी। धरा पर अग्नि गाएगी, धरा पर अग्नि गाएगी, सतत दिन मान गाएगा, धरा पर अग्नि गाएगी, सतत दिन मान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज ले अपना चंद्रयान गाएगा, और हमारे प्राण माता भारती के पग निछावर हैं, हमारे प्राण माता भारती के पग निछावर हैं, हमारे खून का कतरा भी हिंदुस्तान गाएगा। प्रणाम करती हूँ माँ भारती के चरणों में और आपका आभार पुनः व्यक्त करती हूँ। बहुत खूबसूरत पंक्तियां मैम। निसंदेह इन पंक्तियों को सुनकर हमारे दर्शकों में भी वीर रस और उत्साह का संचार हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और हम ये चाहते हैं कि आप आगरा ही नहीं, विश्व के मानचित्र पर भी हमारे पूरे आगरा का नाम रोशन करें, उसका नाम इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद।